Hello and welcome. Today I'm discussing about risk management strategies. The key risk management strategies are risk avoidance or risk elimination, risk reduction, risk transfer, and risk retention with or without knowledge. The risk management aim is to develop risk controls relevant and appropriate to the risk being assessed. दोस्तों अहबाब, आज मैं बात कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के मौजू पर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है खतरात को काबू में रखना, खतरात को कंट्रोल करना। और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का मतलब होगा कि ऐसी कौन कौन सी हिकमत अमली मरतब की जाए कि खतरे को कंट्रोल किया जाए। और खतरा कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम खुद को और सोसाइटी को जानी, माली और माहौलियाती नुकसानात से बचा सकें। बुनियादी तौर पर ऐसा 4 तरीकों से मुमकिन हो सकता है। पहला तरीका है रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क एलिमिनेशन। रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क एलिमिनेशन का मतलब होगा रिस्क लेने से ग्रेज करना या रिस्क का खात्मा कर लेना। दूसरा तरीका होता है रिस्क रिडक्शन, यानी खतरे में कमी ले आना। तीसरा तरीका होता है रिस्क ट्रांसफर, यानी रिस्क को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मुंतकिल कर देना। और चौथा तरीका होता है रिस्क मैनेजमेंट का चौथा तरीका होता है रिस्क रिटेंशन, यानी खतरे को बरकरार रखकर अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को जारी और सारी रखना। पूरी दुनिया में सभी कंपनियां इन्हीं 4 तरीकों से अपने बिजनेस के रिस्क यानी खतरात को मैनेज करती हैं। आई एम योर होस्ट जावेद and you are on the platform of Safety First. If you are new on this channel, kindly subscribe the channel, press the bell icon, and if you find the video informative, then like, comment and share the video with your friends. मैं हूं आपका दोस्त जावेद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सेफ्टी फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर अपनी कीमती राय देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। Prior to dig deeper on the topic risk management strategies, let us understand what is risk management. Dear friends and fellows, risk management may be defined as the identification, measurement, and economic control of the risks which threaten the assets or earnings of a company or enterprise. Risk control can be split into loss control and risk financing. Loss control includes risk avoidance and risk reduction, while the risk financing includes risk retention and risk transfer. A strategy may consist of one or a combination of these methods. दोस्तों हबाब, रिस्क मैनेजमेंट की तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि एक ऐसी हिकमत अमली जो खतरात की निशानदेही करती है, खतरात का हिसाब किताब लगाती है, उन्हें नापती तोलती है और माशी तौर पर खतरात को अपने जेर असर लाती है कि जिन्हें अगर बर वक्त काबू न किया जा सके तो वो कंपनी के असासों और आमदनी को टारगेट करके उसे नुकसान या खसारे से दो चार कर सकते हैं। Let us understand now what is risk avoidance and what is the meaning of risk elimination. Risk avoidance is avoiding completely the activities giving rise to risk. For example, never travel by air to avoid the risk of being involved in a mid-air collision, while the risk elimination usually has a wide meaning. It implies removal of a risk without necessarily ceasing an activity completely. For example, redesign of a process to remove a particular risk without stopping the activity. Risk avoidance or risk elimination is the best solution
to the problem of risk. In some cases, we will have estimated the risk of some particular operation to involve the possibility of a fatality or serious personal injury. दोस्तों अब हम जिक्र करते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की नंबर 1 स्ट्रेटजी का, जो कि है रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क इलिमिनेशन, यानी खतरा मोल लेने से ग्रेज करना या खतरात का खात्मा कर लेना। रिस्क अवॉइडेंस को आप यूं समझ सकते हैं कि खतरात को जन्म देने वाली सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर ग्रेज करना। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज पर सफर ही ना करना, क्योंकि हवाई जहाज इंतहाई बुलंदी पर परवाज करता है और अगर वो बुलंदी से किसी वजह से नीचे गिर जाए तो फिर जिंदा बचने के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। कोई अगर इस बात को महसूस करे और अपने ऊपर हवाई सफर से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दे तो फिर उसका हवाई हादसे में जान से चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तरीका कहलाएगा रिस्क अवॉइडेंस का। लेकिन रिस्क इलिमिनेशन का मतलब है किसी काम को, किसी सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर बंद किए बगैर खतरे को कम कर देना। जैसा कि किसी काम में खतरे को कम करने के लिए उसका दोबारा डिजाइन तैयार करना जो पहले वाले से महफूज। दोस्तों अहबाब, रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क इलिमिनेशन खतरात से बचाव का सबसे मुअस्सर और बेहतरीन तरीका है, लेकिन बदकिस्मती से ये तरीका कार सारी जगहों पर या सभी कामों पर अप्लाई नहीं हो पाता, और अगर इसे लामहला अप्लाई कर दिया जाए तो फिर हो सकता है उस प्रोजेक्ट से, उस एक्टिविटी से या फिर उस टास्क से ही मुकम्मल तौर पर पीछे हटना पड़ जाए, यानी उस प्रोजेक्ट को या उस काम को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ जाए। Let us look now. What is the meaning of risk reduction? Risk management strategy number 2. Risk reduction is where risk is not avoided or eliminated entirely, but attempts are made to reduce the frequency and or severity of a potential loss by use of typical safety control techniques such as engineering solutions, procedures, and behavioral measures, training, etc. to control risk at source. Often, avoidance or elimination may not be possible or reasonably practicable or even desirable if, for example, it would involve closing a factory with the loss of all jobs and a high associated cost of redundancy. Risk reduction, while not as effective, might be a more economically viable solution. दोस्तों अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी नंबर 2 के बारे में, जो कहलाती है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन का मतलब है कि खतरात को एक खास हद तक कम कर देना, क्योंकि जहां रिस्क का खात्मा या रिस्क से बचाव मुमकिन नहीं होता वहां पर रिस्क रिडक्शन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। रिस्क की रेटिंग में कमी लाने के लिए हमें बाज दफा इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है और बाज दफा अपने स्टाफ और वर्कर्स को एक खास किस्म की तरबियत देकर उन्हें उस काम का माहिर और स्पेशलिस्ट बनाकर हम खतरात को बहुत हद तक काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, जब लोग काम करेंगे तो हादसात से इनकार मुमकिन नहीं होगा। फैक्ट्री का ही बंद कर देना हादसात को मुकम्मल तौर पर रोक सकता है, मगर इस अमल की वजह से लोगों की मुलाजमत खत्म हो जाएगी, मुलाजमीन और फैक्ट्री मालकान दिवालियापन का शिकार हो जाएंगे, उनकी जिंदगियों में माशी बहरान आ जाएगा। हादसात के खतरात तो टल जाएंगे, मगर भूख और अफलास लोगों को जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ेगी। इसीलिए रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क इलिमिनेशन का फार्मूला, जो कि बिलाशुबा बहुत इफेक्टिव है मगर काबिल अमल नहीं, काम को सेफ तरीके से करते रहना, हादसात की शरह में कमी लाना और हादसात से सबक सीख कर अपनी इस्लाह और तकनीकी सलाहियत में इजाफा करते रहना,
ایک قابل عمل اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہوگی کہ جس سے اکانومی بھی برے حالات سے بچ جائے گی اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی بچایا جا سکے گا۔ رسک کے لیول میں بتدریج کمی کر کے بڑے خطرات کو معمولی خطرات کی سطح پر لا کر ہم اپنے پروجیکٹ اور اپنے ٹاسک کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور رسک کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کہلاتا ہے رسک ریڈکشن۔ Dear friends and fellows, let us understand now what is the meaning of risk transfer. Risk management strategy number 3. Risk transfer involves transferring the risk to another party, such as by insurance. The loss is financed from funds which originate outside the organization. The second main way is to engage a contractor who will take on the risks. دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز پر۔ رسک کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی نمبر 3 ہے رسک ٹرانسفر۔ رسک ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ خطرے کو کسی دوسری پارٹی میں منتقل کرنا یا رسک کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنے خطرات میں پارٹنر بنا لینا تاکہ خسارہ یا نقصان فقط آپ کو اکیلے برداشت نہ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر انشورنس کروا لینا تاکہ نقصان کی صورت میں انشورنس کے پیسوں سے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے، یا پھر کسی خطرے والے کام کو انجام دینے کے لیے کسی کانٹریکٹر یا سب کانٹریکٹر کو ہائر کر لینا تاکہ ڈائریکٹلی آپ کو اس خطرناک کام کے خطرات کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے۔ ایسی حکمت عملی کہلائے گی رسک ٹرانسفر اسٹریٹجی۔ جیسا کہ آپ پائپ لائن کا کام کرتے ہیں اور آپ نے NDMs یا ٹنلنگ کے انتہائی خطرناک کام کو انجام دینے کے لیے کسی اسپیشلسٹ کانٹریکٹر کا سہارا لے لیا ہے تاکہ وہ خطرناک کام کو آپ کے لیے انجام دے سکے۔ اگر کام کے دوران کوئی حادثہ، کوئی انہونی پیش آئے گی تو آپ کے ساتھ وہ سب کانٹریکٹر یا کانٹریکٹر شراکت دار ہوگا، حصے دار ہوگا، کیونکہ آپ نے رسک ٹرانسفر کی اسٹریٹجی کو اپنایا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بہت حد تک آپ بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ Dear friends and fellows, let us discuss now risk management strategy number 4, risk retention with or without knowledge. Risk retention with knowledge means you have made a conscious decision to bear the burden of losses. Without knowledge means it is done without any consideration whether or not to insure. Every risk that is not transferred to insurance is a retained risk. Examples are events which are insurable. You cannot get insurance for everything. Insurance company has to be able to assess risk since they are in the business of risk management. They may quote a premium that is above the value you wish to insure. If you can buy a new item for the price of the premium, it is pointless to insure. Take the risk instead. Loss is not considered when setting up insurance. If you don't take into account a particular possibility, you are retaining the loss. It is a case of accidental risk retention or risk retention by default. Hazards deliberately not insured. Risk management is all about taking a risk where you have been able to reduce either the probability or the severity of loss-making event. Losses outside the scope of insurance. There are always exclusion clauses, and you don't realize their significance until you need to make a claim. The good risk manager doesn't find himself or herself in such a situation. The part of the loss paid by the company. You can get cheaper insurance if you agree to pay the first amount of any claim. The part of loss which is above the limits of the contract. There is often an upper limit of insurance claim. The claimant pays if the loss exceeds that figure. The person or company is unable to pay full compensation.
obtaining the cheapest insurance cover may not be sound economy if your losses put them into bankruptcy. दोस्तों हबाब, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की चौथी किस्म कहलाती है रिस्क रिटेंशन, विद नॉलेज और विदाउट नॉलेज। रिस्क रिटेंशन का मतलब है कि ना हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, ना हम उसका खात्मा कर सकते हैं, ना उसके लेवल में कमी ला सके हैं, और ना ही रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपना हिस्सेदार बनाने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन इस हालत में भी हमने काम तो करना है, और अगर काम करना है तो फिर रिस्क तो बरकरार रहेगा, नुकसानात भी होंगे और उनका अजाला भी करना पड़ेगा। यह हिकमत अमली कहलाती है रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन के मजीद दो हिस्से बनते हैं। एक कहलाता है रिस्क रिटेंशन विद नॉलेज और दूसरा कहलाता है रिस्क रिटेंशन विदाउट नॉलेज। रिस्क रिटेंशन विद नॉलेज का मतलब है खतरात से खेलने का, रिस्क को रिटेन करने का फैसला शौरी तौर पे किया है, जबकि रिस्क रिटेंशन विदाउट नॉलेज का मतलब है कि आपने बगैर किसी गौर व फिक्र के रिस्क रिटेंशन का फैसला किया है। मिसाल के तौर पर किस काम के लिए इंश्योरेंस करनी है और किसके लिए नहीं करनी, और जिन कामों के लिए इंश्योरेंस करनी भी है वो सब कुछ तो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। कभी कभी इंश्योरेंस वालों का बीमा यानी प्रीमियम की रकम उस आइटम की असल कीमत से भी बढ़कर होती है, तो ऐसी हालत में आप इंश्योरेंस पॉलिसी को नजरअंदाज कर देते हैं और रिस्क लेने को तरजीह देते हैं। मगर इस सारे अमल को दो चीजें नुमाया कर सकती हैं कि आया ये हादसाती तौर पर रिस्क बरकरार रखने का फैसला है या पहले से तयशुदा रिस्क बरकरार रखने का मामला, यानी एक्सीडेंटल रिस्क रिटेंशन और रिस्क रिटेंशन बाय डिफॉल्ट। रिस्क कंट्रोल की इस स्ट्रेटजी में, इस तरीकाकार में एक कंपनी अपने एसेट्स या आमदनी से नुकसानात का अजाला करती है, और इस मरहले में फंड्स कहां से और कैसे आएंगे कि जिनसे इन नुकसानात का अजाला होगा और हम अपने प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करेंगे, ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। मगर मैं फंड्स की तफसील में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरी वीडियो का दौरानिया बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। Let us understand now what is meaning by risk sharing, a subclass of risk financing. Risk management is really a type of risk sharing and involves financing risks which are manageable and transferring those which are not. Methods include a deductible portion of excess. You pay the first part of each claim. Reinsurance. You have to remember here an important point. A good risk manager will make his greatest savings in the area of insurance by not insuring where the risk has been eliminated, considering very carefully those areas where the risk has significantly been reduced, and paying for the retained risks where it is cheaper than insuring. These are very, very important points. Those are relevant to a risk manager. Dear friends and fellows, let us discuss now the circumstances when each of the previous strategies would be appropriate. The first strategy number one, risk avoidance. If risk cannot be managed to an acceptable level, it might be necessary to not proceed with the activity. The choice of avoiding an activity is limited in certain business sectors where there could be regulatory obligations to provide certain services. If the costs of achieving a project are too high due to necessary risk control, then the only response might be to end the project. However, risk avoidance as a business option should not be confused with risk aversion, where sensible risk management has not been applied and the risks have been incorrectly assessed. While adopting the risk transfer strategy, this refers to the legal assignment of the cost of certain potential losses from one party to another.
the most common way being by insurance. It is also possible to transfer the whole risk to another organization, but there is still the possibility that the organization to which the risk is transferred might not manage the risk effectively. In practice, risk transfer tends to be used in conjunction with one or more of the other risk management options. What it might be, maybe risk reduction, where the risks are systematically reduced through control measures according to the hierarchy of risk control. This is the most common way to manage risks and aims to reduce the likelihood and or severity of undesired consequences through preventative measures and or contingency plans. Do you know the advantages of risk retention? It includes the full sum of insurance premiums is now paid out. So risk retention can be cheaper than insurance. The insurance company has to make a profit both for future finance and for its shareholders. A millionaire doesn't take out maximum insurance for his car. If it is damaged, he just buys another one. The good car driver or employer pays through his premiums for the poor driver or employer. Insurance is profitable for poor risk managers, but not for a good risk manager. Retention reduces the cost both of processing claims and the detailed accounting required. The loss occurs and you just pay out. If costs are allocated to departments, management becomes more risk conscious. This is a vital feature in risk management. It is pointless for a departmental manager to go all out for production profit and then have to use his or her profits to pay the accidents and losses. Losses are dealt with quickly. You should think about each advantage and see whether it applies to your organization or not. दोस्तों अब इख्तिसार के साथ हमने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जो कि 4 हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। रिस्क अवॉइडेंस और रिस्क एलिमिनेशन का तरीका जैसा कि मैंने बताया मुअस्सर तरीन होने के बावजूद भी काबिल अमल नहीं, जबकि रिस्क रिटेंशन, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क रिडक्शन ये वो बुनियादी तरीके हैं कि जिनको आम बिजनेस में बरूए कार लाया जाता है। अगर इन 3 में से भी हम फर्दर कैटेगराइज करें तो सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो कहलाता है रिस्क रिटेंशन, जिसका मैंने लास्ट में जिक्र किया। और रिस्क रिटेंशन के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट तो करें लेकिन हम बहुत हद तक अपने माली खसारे, क्योंकि बिजनेस का मकसद ये कत्ल नहीं होता कि हम एक तरफ से पैसे कमाएं और उन पैसों को हादसात और नुकसानात के ऊपर लगाते रहें। तो इस बिजनेस का बेनिफिट सिर्फ सिफर निकलता है, क्योंकि अगर आप 2 रुपए कमा रहे हैं और 2 रुपए आप नुकसानात के अजाले के तौर पे खर्च कर रहे हैं तो आपके पास तो कुछ नहीं बचा। एक सेफ्टी प्रैक्टिशनर को, एक रिस्क मैनेजर को, एक सेफ्टी ऑफिसर को या एक सेफ्टी इंजीनियर को, हो सकता है कि हर सेफ्टी प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर नहीं बन सकता, लेकिन आमतौर पर यह बात मुशाहिदे में आई है। कभी कभी निबोश आईजीसी के एग्जामिनर्स और कभी निबोश डिप्लोमा के एग्जाम्स में ये सवाल किए जाते हैं कि व्हाट आर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, व्हाट आर लॉस कंट्रोल स्ट्रेटजी। इस वीडियो के कुछ हिस्सों का उर्दू या हिंदी तर्जमा करने का मकसद आपको बुनियादी तौर पर अवेयरनेस देना था, ताकि आप एज ए सेफ्टी प्रैक्टिशनर, भले ही आप रिस्क मैनेजर ना हो, कभी कभी सेफ्टी मीटिंग्स के दौरान, कभी कभी वर्कशॉप्स के दौरान, कभी कभी ट्रेनिंग्स के दौरान आपसे कोई सवाल करता है तो आप इस काबिल हों कि आप उन चुपते सवालात का इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ और सादगी के साथ बे इंतहा खूबसूरत और आसान लफ्जों में जवाब दे पाए।
اگر آپ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. And that's all for now. Training session related to risk management strategies is over now. If you have any question, please ask in the comment section down below. Thanks for watching, and don't forget to like, comment and share. Hope to see you soon with a new HSC tutorial. Till then, take care, good luck and Allah Hafiz.